कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप सबके सामने रहे, और साथ ही साथ आप सबके सामने क्वेश्चन भी लिखा रहे। क्वेश्चन घर से लिख के आया करिए, बिना क्वेश्चन लिखे जवाब ना लिखा करिए। हाँ, तो श्रेया ओझा पहले का खंड ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक पर लगाया गया तीर संकेत करता है। जो ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार संग्राहक होता है, उस पर जो तीर लगे होते हैं वो किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? आपको बताए हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, तीर से ही पता लग पाता है ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो जब जो है तीर उत्सर्जक से ट्रांजिस्टर की ओर रहता, तो इसका मतलब धारा उत्सर्जक की ओर या ट्रांजिस्टर के अंदर की ओर बह रही है, हम लोग पीएनपी जान लेते हैं। और बाहर की ओर रहते जान लेते हैं कि जो है धारा बाहर की ओर आ रही है, एनपीएन है। तो ये क्या दिखाता है? धारा प्रवाह की दिशा। तो पहले में बेटा तीसरा खंड सही है, धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा दिखाती है। धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा पहले खंड में, धनात्मक धारा प्रवाह की दिशा। प्रश्न आप लिखे रहिएगा, हम उत्तर बताते जा रहे हैं। खंड खा देखो जरा बेनू बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस प्रकाश में होती है? आपको बताना चाहेंगे बेटा कि जो हमारा श्वेत प्रकाश विब्योर होता है, V से R विब्योर, VIBGYOR, V से R की ओर बढ़ने पर सारी दूरी बढ़ती है। क्या बोले हम? V से R की ओर बढ़ने पर सारी दूरी, माने जैसे तरंग दैर्घ्य दूरी है तो बढ़ती है, फोकस दूरी या भी बढ़ती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश की और सबसे ज्यादा फोकस दूरी भी लाल प्रकाश की। V से R की ओर चलने पर दूरियां बढ़ती हैं। तो कौन वाला सही है? चौथा खंड। तो लाल प्रकाश की फोकस दूरी, लाल प्रकाश में F क्या होगा? मैक्सिमम। प्यारे बच्चों, खंड का यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो L बटे R का मात्रक क्या होगा? तो बच्चों जान लीजिए, हालांकि अभी इसको पढ़े नहीं हो, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का टॉपिक है। L बटा R माने प्रेरकत्व बटे प्रतिरोध समय होता है। क्या होता है? समय। L बटे R मतलब मात्रक के रूप में निकालेंगे तो क्या आएगा? L बटे R का मतलब जो है, हमने क्या बताया बेटा? समय, सेकंड। L बटे R को क्या कहते हैं? समय। समय नियतांक होता है। L बटे R क्या कहा जाता है? समय नियतांक। तो L बटे R बराबर समय नियतांक, और मात्रक के रूप में बताया जाएगा तो क्या आएगा? मात्रक, सेकंड। सेकंड माने यस। समझ में आया बेटा? कोई डाउट किसी को? अच्छा, इसको हम निकाल के भी दिखाएं अगर कहो तो। L बटे R को निकाल कर दिखा दें आपको कि कैसे ये समय आया, निकाल के दिखा देना। हाँ, L बटे R देखो जरा, सभी लोग ध्यान दीजिए। L बटे R निकाल के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। R का मतलब होता है V बटा I। बोलो। L का मतलब होता है N फाई बटे I।
फाई बटा आई। आपको बताए थे एन फाई बराबर एल आई, याद हो अगर 100 पीरियड वाले में, तो उस हिसाब से एन फाई बटे आई एल की जगह हो गया। ये आई से आई कट गया। समझ आया? बोलो हाँ समझ आया। अब ऊपर फाई है, फाई माने बी इंटू ए, और नीचे क्या है वी। समझ आ रहा है? और अब v का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, देखो F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है, तो b का मान इस हिसाब से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F अपान आई एल इंटू बी। कोई दिक्कत बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं? F अपान आई एल इंटू वी। और आगे बढ़ते रहो, ध्यान से देखते रहो। F बटा आई एल वी, वी का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब कार्य बटे आवेश। याद करो विभवांतर, कार्य बटे आवेश। ऊपर क्यों गया? क्यों मतलब आई इंटू टी, तो आई से आई कट गया, आई से आई कट गया। और यहाँ F इंटू टी अपान एल इंटू W को क्या लिख सकते हैं? W कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। F से F कट गया। इज दैट क्लियर? यहां कुछ छोड़ दिए थे क्या? A छोड़ दिए थे। A ऐसे लिखा है, A माने लंबाई गुणे चौड़ाई या लंबाई गुणे लंबाई, तो एल 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 कट गया, क्या बचा? ठीक है, तो इस तरह से भी जान लीजिए कि एल और आर का अनुपात क्या होता है, समय। देखो बच रहा है समय कि नहीं? लेकिन इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना रहेगा। आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में जब पढ़ोगे तो वहाँ अर्जुन सर आपको बताएंगे एल और आर का अनुपात समय नियतांक होता है, और इसलिए किससे लिखा जाता है एल बटा आर को? टाइम या टी से, या जो है इसका मात्रक सेकेंड। तो समझ में डायरेक्ट याद रखो क्या मतलब है। देखो हमने करके भी दिखा दिया ना, टी आया कि नहीं बेटा? गौर से देखिए, हम पहुंच गए हैं, कौन सा पहुंच गए हैं? घा। घा, जबकि घा वाला कोर्स में नहीं है, हमने अभी इसके पिछले वाले पेपर में आया था तो बताए थे, लेकिन आपको समझाए थे कि एक चाचा थे माइकल फैराडे, उन्होंने पता लगाया है कि दुनिया के हर पदार्थ में अपना एक चुंबकत्व होता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा बढ़ जाती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है। तो इस तरह से पदार्थ लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, 3 प्रकार के होते हैं। तो वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, माने जिसकी वजह से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। पहले कोर्स में था, कोरोना से कट गया है इस बार, लेकिन जानते रहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन मान लो कोई संघ की टीचर दे दे तो क्वेश्चन कटा नहीं पाओगे आप, जानते रहिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? आपको हमने बताया है बेटा, पहले से भी समझाया है कि जो अर्धचालक होते हैं सामान्य ताप पर क्या होते हैं? विद्युत के अचालक। तो 0 केल्विन माने एकदम शुरुआती ताप है, सामान्य ताप है, तो इस पर जो है अर्धचालक क्या होगा? अचालक। और ज्यादा ताप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो चालक। अर्धचालक की खासियत होती है कि सामान्य ताप पर क्या होते हैं? विद्युत के अचालक। तो अचालक माने विद्युत रोधी। तो कौन सा सही है? हाँ, विद्युत रोधी। सामान्य ताप 0 केल्विन माने एकदम शुरुआती ताप है, और उस ताप पर जो है परम शून्य ताप जिसे कहते हो, उस ताप पर हमारे अर्धचालक क्या होंगे? अचालक होंगे, विद्युत रोधी होंगे। आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ध्यान दो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया जिसने भी दिया है, जिसने भी दिया है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन दे दिया।
विद्युत क्षेत्र का वैसे मात्रक आप 2-3 जानते हो। एक जानते हो आप न्यूटन पर कूलाम, एक जानते हो आप वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का आप 2 मात्रक आप जानते हो, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट प्रति कूलाम। अच्छा, एक लिखा है जूल प्रति मीटर प्रति कूलाम। देखो जरा, न्यूटन आपको पता है, जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, तो अगर हम न्यूटन जानना चाहें तो जूल प्रति मीटर। तो ये जो न्यूटन प्रति कूलाम है इसको हम लिख सकते हैं जूल प्रति मीटर कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ऑप्शन में इन तीनों के अलावा जो ना हो वही हमारा सही है। तो देखो, पहला न्यूटन पर कूलाम तीव्रता का मात्रक होता है, तीसरा जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर ये वाला है, ये भी मात्रक होता है, चौथा वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है, यही दूसरा मात्रक नहीं है जूल प्रति कूलाम। इधर क्लियर? सोनी जी क्या मात्रक नहीं है इसका? हम तो भाई प्रश्नोत्तर नंबर 2 में पहुंच गए हैं, दूसरे का खंड। और आप लोग देखना बेटा, हालांकि जो अभी पेपर हमने लगवाया है उस पेपर से ये पेपर बिल्कुल डिफर है, लेकिन उस पेपर को लगाने में जैसे 6 दिन लगे थे, 6 पीरियड, इस पेपर को लगाने में मुश्किल से 4 पीरियड लगेंगे। आप देख लेना, समय बचेगा। दूसरे का प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? हम आपको बताए हुए हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना संपन्न होती है ना? तो चलो लिखो, धातु सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। प्रश्न आप लिखे रहा करिए आंसर कॉपी पे, धातु सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक मान की आवृत्ति वाले प्रकाश से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो। देहली आवृत्ति कहलाती है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कक्षा। देखो ये क्वेश्चन पीछे आया था, आप लोगों को भूल गया होगा, पीछे वाले पेपर में कराए थे नेहा। दूरदर्शी की विभेदन सीमा किन किन बातों पर निर्भर करती है? हमने बेटा आपको उसमें बताया था कि 2 निकटवर्ती वस्तुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जबकि उनका प्रतिबिंब अलग अलग मिल सके विभेदन सीमा कहलाती है, और 2 निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग प्राप्त करने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। यह भी बताए थे कि विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की अपोजिट होती है, और यह भी बताए थे कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा का फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा बटे डी, ऐसे बताए थे। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा 2 बातों पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर और दूरदर्शी के अभिदृश्यक के द्वारक पर। ठीक, देखो दूरदर्शी की विभेदन सीमा, भूल जाओगे तो नहीं आएगा जो है बीनू, तुम तो जानकार हो, अच्छे बच्चे हो तब भी। दूरदर्शी की विभेदन सीमा नंबर 1 आपतित प्रकाश की, प्रश्न लिखे रहा कर जो ना,
सोनी, और जगह छोड़े रहा कर क्वेश्चन लिखे के अंसाल मतलब प्रश्न लिखा रहे, जिससे कभी रिवाइज करना हो तो फिर आपको अंसाल में हेरने की जरूरत ना हो। क्वेश्चन रहे ऊपर से यहाँ हो जा, नीचे उत्तर रहे, प्रश्न नहीं लिखती हो, प्रश्न क्यों नहीं लिखती हो? तो अभी लिख लो, ते लिखो, जगह छोड़ दो ना उतना, ये तो नहीं छोड़ रही। हाँ क्या लिखे? क्या झगड़ा कर रही है उसने? हाँ ये तो हड़का रही है हमको। हाँ। एक तो मुझसे डरात रही थी। दूरदर्शी की विभेदन सीमा नंबर 1, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, लड़ा न कर भाई हो जाए, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर तथा दूरदर्शी के अभिदृश्यक के द्वारक पर निर्भर करती हैं, द्वारक के व्यास पर। द्वारक के व्यास पर निर्भर करती है। देखा बच्चों, खंडगा, खंडगा देखिए जरा सभी लोग, V बराबर दिया है 2.8 साइन, क्या लिखा है जरा 628 T माइनस π/4 और I बराबर 3.5 साइन 628 T प्लस π/4, यही है। इधर देखो, एक मिनट को I बराबर I0 साइन ओमेगा T प्लस φ1 से तुलना करने पर देख के बताओ φ1 कितना है? π/4 है। और इसमें विभवांतर वाले में को B बराबर B0 साइन 600 ओमेगा T प्लस φ2 से तुलना करने पर φ2 कितना है? इसलिए कलांतर पूछ रहा है। कलांतर फाई बराबर φ1 माइनस φ2, तो π/6 माइनस π/6, तो 2 π/6 माने π/3 माने 60 आंसर आ गया। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का सवाल था, लेकिन मैंने देखा लग जाएगी आप लोगों को, इसलिए बता दिए। कह रहा दोनों में कलांतर बताओ। एक चीज देखो जरा, साइन का जो कोण होता है वही कला होती है, तो इस कला और इस कला का अंतर माने घटा दिए, आ गया π/3 60 से, यही कलांतर है धारा और वोल्टता के बीच। खंडघा देखो, लुईस द ब्रागली के द्रव्य तरंग की अवधारणा, तो लुईस द ब्रागली के द्रव्य तरंग के बारे में हमने आपको बताया हुआ है और पीछे वाले चैप्टर में भी आ गया था। लुईस द ब्रागली ने बताया कि प्रत्येक कण तरंग संबद्ध होता है अगर वो गतिशील हो, तो प्रत्येक गतिशील कण, गति करता हुआ कण अपने पीछे तरंगे छोड़ता है, तो प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है, अपने पीछे तरंगे छोड़ता है। ये तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य या द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक नंबर का है, यही लिख लीजिए। लुईस डी ब्रागली के अनुसार लुईस डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक कण, प्रत्येक गतिशील कण
तरंग संबद्ध होता है, अर्थात गति करते हुए कण अपने पीछे तरंगे छोड़ते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगे कहा जाता है। अंगा देखो बच्चों, क्या लिखा है अंगा में? अनओमीय प्रतिरोध, यही है ना बच्चों? माने ऐसे सभी प्रतिरोधक जो ओम के नियम का पालन ना करें, ऐसे सभी प्रतिरोधक जिनके लिए V और I का अनुपात बराबर न रहे, ऐसे सभी प्रतिरोधक जिनके लिए V और I में खींचा गया वक्र सरल रेखीय ना मिले। तीन बातें हैं, चलिए लिखें। ऐसे सभी प्रतिरोधक, लिख सुनिए, ऐसे सभी प्रतिरोधक जिनके लिए V और I का अनुपात सदैव असमान रहे, जिनके लिए V व I में खींचा गया वक्र सरल रेखी न रहे, अर्थात जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन न करें, अनोमी प्रतिरोध कहलाते हैं। हो गए बच्चों? जैसे ट्राइवुड वाल्व, हाँ, आलोक प्रजापति दूसरे खिंचा खा गए। पढ़े, रेडान की अर्धांग 3.8 दिन है। देखो कोर्स में नहीं है, टीहा 3.8 दिन। मीनू क्या बताया बेटा? कोर्स में नहीं। 25 मिलीग्राम रेडान 19 दिनों बाद कितना रह जाएगा? इधर देखिए, कुल समय बराबर 19 दिन। कुल समय का सूत्र बताए हैं पीछे हम आपको, एनटी हाफ। दो ही सूत्र यूज होता है कुल समय का, एक भाई और बताओ सही, बराबर 19। तो एन बराबर 19 बटे टी हाफ, तो 19 बटे टी हाफ माने 3.8। दशमलव हटाओ बेटा, 0 बढ़ जाएगा। 38 पंचे 190। इसलिए शेष मात्रा, रेडियो एक्टिविटी केवल दो सूत्र यूज होते हैं, एक ये और एक ये। एक कुल समय बराबर एन टी हाफ और एक ये एन बराबर n0 गुणे 1/2 की घात है। n0 माने प्रारंभिक मात्रा। देखा कहा बा 25 मिलीग्राम रेडियन माने शुरू 25 मिलीग्राम बा, कितना रह जाए? 1/2 की घात 5 माने 25/32 मिलीग्राम, इतना वो बचा रह जाए। 25 मिलीग्राम रेडियन 19 दिन बाद कितना बचे? 25/32 मिलीग्राम।
ठीक है, भाग नहीं दे रहे हैं, आप दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का चलिए कम से कम 2 नंबर में पहुंच गए हम। तीसरे का खंड, सभी लोग देखिए, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। मतलब तीव्रता बताना वैद्युत क्षेत्र की, और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले और तीसरे दोनों लेसन में है। जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद को, देखो 0.000 ना, क्या जीरो है, 1 मिलीग्राम माने 10⁻⁻6 किलोग्राम, मिलीग्राम है, 10⁻³ करे ग्राम बना, फिर 10⁻³ किलोग्राम, यह गलती होते हैं। जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, Q बराबर 3E, E बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, जैसे कोई तेल की बूंद है तो उसका भार किधर काम करता है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र में है तो इस पर वैद्युत बल ऊपर की ओर लगता है। दोनों अगर बराबर रहे तो ये बैलेंस रहेगी कि नहीं, तो संतुलन हेतु ये सवाल पहले पार्ट और तीसरे पार्ट दोनों से याद करो। वैद्युत बल उतने लगना चाहिए इस बुंदिया पे जितना कि इसका जो है भार है, जिससे संतुलन पर्याप्त हो जाए। और वैद्युत बल का सूत्र F बराबर Q इंटू E, भार का सूत्र M इंटू G, तो E बराबर mg बटा Q। अब इसे मान रख दो, 0.001 × 10⁻⁻6, G का मान 10, Q का मान 3 × 1.6 × 10⁻⁻। दशमलव हटाओ, उधर यार गुस्सा है ना, ध्यान दीजिएगा। ऋण 6 और ये 1 2 3 कितना भाग, ऋण 9, 2 हट गया, अब कितना भाग, ऋण 7, ऋण 19 ऊपर गया, 19 में 7 गए, 2 0 है, मैं ले लिया 100, भाग दे 48 दूनी 96, 40, 0 बढ़ाओ 400, 48 अट्ठे। न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, देयर आर सो मेनी यूनिट ऑफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कौन सवाल हो गई बेटा, एक जनी हमारे बीनू है उत्तरे मिलावट राशन मिलाल भैया। खंड खा, तीसरे का खा पढ़ो। तीसरे का खा है, बैंड अंतराल के आधार पे चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर बताओ। आपको हमने बताया हुआ है, पीछे वाले चैप्टर में भी बताए थे। बैंड ऊर्जा ऐसे सभी पदार्थ जिनमें जो है वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई बहुत कम, संयोजी और चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई लगभग समान हो, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक। ऐसे सभी पदार्थ जिनमें चालन ऊर्जा बैंड की चौड़ाई ज्यादा, वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई भी ज्यादा हो, संयोजी ऊर्जा बैंड की चौड़ाई कम हो, ऐसे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। क्या है? ऐसे समस्त पदार्थ जिनके जो है वर्जित ऊर्जा क्षेत्र की चौड़ाई चालकों से अधिक किंतु अचालकों से कम हो, वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। याद आया? ऐसे लिख लोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन खंड गा, कोर्स में नहीं है गा, जान लीजिए। मगर
रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता से क्या समझते हो? रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता R बराबर होता है dN/dt। यहां पर देखो जरा कैसा क्वेश्चन है ये, तीसरे का गा। सक्रियता, मजेदार बात है, जान लीजिए, सक्रियता R बराबर -dN/dt, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर सक्रियता कहलाती है। माइनस क्या लिखे हैं, मतलब कम होना। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, माने एकांक समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितना विघटित हो जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, सक्रियता। रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर या सक्रियता का कई मात्रक है। सबसे पहले इसका मात्रक था बेकुरेल। क्या? साइंटिस्ट के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा है। तो इसका मात्रक है बेकुरेल। एक बेकुरेल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड। क्या? 1 सेकंड में अगर 1 विघटन हो तो इसे 1 बेकुरेल कहते हैं। 1 बेकुरेल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड। इसका मात्रक रदरफोर्ड भी है, इसका मात्रक क्यूरी है। 3.7 × 10 विघटन पर सेकंड को 1 क्यूरी कहते हैं। और ऐसे ही इसका मात्रक क्या है, रदरफोर्ड भी है। तो रेडियोएक्टिव सक्रियता मात्रक जान गए ना, क्या है, विघटन पर सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं, बेकुरेल। और इसके और क्या मात्रक है, क्यूरी, और इसका मात्रक क्या है, रदरफोर्ड। ठीक है, बड़े मात्रक। गा हो गया ना, घा। एंड द्वारक की सत्यता सारणी और प्रतीक चिन्ह। देखो आप याद करो कि पिछले वाले पेपर में भी और इस पेपर में भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवालें आ रही हैं। तो आप इसका मतलब आप इन पर जो है ज्यादा फोकस करोगे, एक सवाल जरूर आती है। कौन सा गेट कह रहा है, एंड गेट। एंड गेट याद करो। ये ऐसे एंड गेट का प्रतीक है क्या? नहीं, ध्यान से बताओ। याद आया? इनपुट आउटपुट, ये क्या बना रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 A एंड B इक्वल्स Y। ये क्या है इसका, बुलियन व्यंजक। देखा क्या पूछा था, देखा सत्यता सारणी प्रतीक चिन्ह बने दे, बने दे कि ना। और कौन से गेट के पूछा था, अथवा आ गेट का बा। चला मतलब जैसे हमका याद है वैसे तुमको याद रहे सोनी। कौन गेट है, A R B इक्वल Y। याद आया, A B 0 0 0 1 1 0 1 1। याद आ गया बच्चों? तो ये हमारा जो है एंड गेट और आर गेट दोनों का सत्यता सारणी और प्रतीक चिन्हों का गुस्सा दिया। आज हम कहे ना स्नेहा पहले गुस्सा कीजिए। 3 तक हो गया, नोट करो, चौथे से लड़ाई लड़े। लेकिन इसमें सवालें हैं मस्त, चौथा पूरी सवाल है, सभी का सवाल मजा आएगा।
एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जाइए, समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। चुपचाप हमने a बराबर 100 वर्ग सेमी लिख दिया बेटा, और सभी को जानकारी है कि 100 वर्ग सेमी को 10⁻⁴ वर्ग मीटर कहते हैं। कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन पर कूलाम है। E बराबर 100 न्यूटन पर कूलाम लिख दिए। हमसे कह रहा है कि प्लेटों के मध्य कितना आवेश होगा। यहाँ पर देखो सूत्र लगाए, Q बराबर C × B। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का सूत्र होता है A ε0/d। जैसा कि आप पढ़े हो, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर B/d, तो B बराबर E × d। B से d कट गया। A का मान 100 × 10⁻⁴, ε0 का मान पता रहता है 8.85 × 10⁻12, और E का मान 100। तो 2 0 2 0 10⁻⁴, ऋण 4 कट गया, यही बच गया, मात्रक कूलाम है। तो चौथे का खा खंड है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हो? तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f लिखा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक अपने मन से लिख लो, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। जल्दी लिखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कह रहा है किसी लेंस को जल में डुबोने पर क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, आपको पीछे हम जो है प्रकाश पढ़ाते समय बताए थे कि अगर किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कई घटना होती हैं? एक्चुअली में हम किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो सकते हैं, उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो सकते हैं, और उस लेंस के पदार्थ के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान हो, तो लेंस जो है पारदर्शक प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है, फोकस दूरी अनंत हो जाती है। और लेंस को जब जो है लेंस के पदार्थ के कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस की प्रकृति वही रहती है, फोकस दूरी बदलती है, परिमाण बदल जाता है, कम ज्यादा हो जाती है। और लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में जब डुबोते हैं तो प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस अवतल की तरह, अवतल लेंस उत्तल तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन बेटा ये फोकस दूरी थी, हमको क्षमता बताना है, तो क्षमता उल्टे उल्टी होगी। लिख लीजिए, किसी लेंस को द्रव में डुबोए जाने पर लेंस की क्षमता निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, लंबा होना चाहिए। 3 नंबर के लिए इतना थोड़ा थोड़ा जगह छोड़े हो देखा पागल। निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। नंबर 1, यदि लेंस के पदार्थ व द्रव का अपवर्तनांक समान हो, लेंस के पदार्थ व द्रव का अपवर्तनांक समान हो तो क्या होगा सितार? तो क्षमता 0 हो जाएगी। फोकस दूरी अनंत लेकिन क्षमता 0। ठीक है? नहीं अनंत बोले लगा। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक समान हो तो लेंस की क्षमता 0 हो जाएगी। नंबर 2, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक
द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो। तो क्षमता का परिमाण घट जाएगा। ठीक है, क्षमता का परिमाण घट जाएगा। नंबर 3, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तीन नंबर वाले ज्यादा छोड़ा करो बेटा। क्या बोले? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो तो क्षमता की प्रकृति बदल जाएगी। ठीक है, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन। प्रकृति बदल जाएगी। गा खंड देखो बेटा, चौथे का गा। सभी बच्चे चौथे का गा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान देखो वैद्युत फ्लक्स, सभी लोग ध्यान दो। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मात्रक क्या होता है? हाँ बेटा, हाँ, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब फ्लक्स निकालना है। वेक्टर ई बराबर देखो दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2I प्लस 3J माइनस 4K और क्षेत्रफल वेक्टर दिया है -4K। फ्लक्स I बराबर ई डॉट वेक्टर ए 2I प्लस 3J माइनस 4K डॉट -4K। इधर क्लियर? यहां I और J 0 0 है तो ये दोनों 0 0 हो गया। 4 चौक 16 वोल्ट मीटर। ये सवाल लग गई। परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा बोले, बोले बेटा, परिभाषा बोले तो। हाँ सर को किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखो बेटा, चौथे का घर अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थों में अंतर बताओ। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं। कि लिखा भी दूं, बता दे रहा हूं। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए। अनुचुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी पदार्थों में अंतर।
सबसे पहला, अनुचुंबकीय पदार्थ का अपना स्वयं का धनात्मक चुंबकत्व होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का खुद का धनात्मक चुंबकत्व तो अधिक तीव्रता का होता है। पृथ चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व ऋणात्मक होता है। इनका धनात्मक होता है, इनका अधिक धनात्मक और इनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा बढ़ जाती है। लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। पृथ चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। दो अंतर हो गया। तीसरा है, इनकी चुंबकीय धारशीलता कम होती है, इनकी ज्यादा होती है, इनमें होती ही नहीं। चौथा, ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व कम होता है। ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व बहुत अधिक कम होता है। पृथ चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व बढ़ता है। पांचवा, अगर दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच अनुचुंबकीय छड़ लाई जाए तो वो हमेशा जो है दोनों चुंबकीय ध्रुवों के दिशा में खड़ी होगी या रुकेगी। ऐसे लौह चुंबकीय छड़ को दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लाया जाए तो वह भी चुंबकीय अक्ष के दिशा में रुकेगी। पृथ चुंबकीय छड़ को अगर दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लाया जाए तो वह चुंबकीय अक्ष के लंबवत रुकेगी। 5 डिफरेंस होगी, बहुत आ गया बताइए। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, पृथ चुंबकीय पदार्थों में अंतर है। समझ आया? कोरोना खा गया है इसको, नेहा ध्यान गई ना कोरोना। हाँ, अंगाखंड देखिए जरा, एक भयानक सी फोटो बनी है। फोटो के आधार पे आई का मान निकालना है, लेकिन 3 नंबर की सवाल है। तो देखिए जरा, सभी लोग जो है कमर कस के देखने का प्रयास करिए। कैसे चित्र है, यहां गौर से देखो। 2 एम्पियर तीर किधर बना है जरा बताओ तो, इधर की ओर। इस पर तीर किधर बना है, 1 एम्पियर। इधर 2 एम्पियर, इधर I1। क्यों पे देखो जरा, अंदर की ओर I2। नेहा नहीं देख रही हो, नेहा ऊपर वाले दोनों अंदर की। आज अस्कर सर क्या छुट्टी थी क्या? कब का है था बारे ना है, बुधवार है, हुआ है। हाँ यहाँ देखो जरा, हो गया। चलो संदीप है, हमको डर लगने लगा। सीधा मास्टर कहा करी। हाँ इधर देखो, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम। पहला है सिग्मा I बराबर 0, माने किसी संध की ओर आने वाली धाराओं का योग संध से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो अब देखो जरा यहाँ पर सोनी, आने वाली धाराओं का योग, कौन कौन धारा आ रही बेटा? 2 और 2 बराबर जाने वाली 1 प्लस I1। हर्ष बेटा कोई दिक्कत? तो आराम से I1 का मान आ गया में 2 2 4 में से एक उत्तर आ गया। शेष
अब Q पर सॉरी, यहां देखो आने वाली जाने वाली I1 आ रही है, जा कौन कौन रही है, बोलो। I1 3 बराबर 1 धन I2, तो I2 बराबर कितना हो गया, दूसरा भी आ गया आंसर। अंकित प्रजापति ध्यान से देखना, संधि R पर कौन धारा आ रही है और कौन आ रही है, और जा कौन रही है, यही ना। I2 का मान 2 1 3 पे 2 घटावा 18 12 30 आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का खंड, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए और मॉडल की कमियां बताइए। देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने जब जो है अल्फा कणों की बमबारी की स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, तो इन्होंने पाया अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गए। कुछ एक अल्फा कण कुछ कोण बनाते हुए विचलन प्रदर्शित किए, कुछ एकाध अल्फा कण वापस लौट आए। तो इस आधार पे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को भेद कर पार हो जाते हैं। इसका मतलब परमाणु जो है एक बड़े से खोखले गोले के रूप में है, जिसका ज्यादातर भाग क्या है, खोखला है, और इस खोखले वाले भाग में जो है ऋणात्मक पोर्शन अर्थात इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, और कुछ एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अर्थात वहां धन भाग गए, प्रोटॉन उपस्थित हैं। 30,000 अल्फा कणों में कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौटता है, अर्थात बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म भाग परमाणु का ठोस है। तो परमाणु मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर इन्होंने बताया कि परमाणु एक खोखले गोले के रूप में होता है, जिसका बहुत सूक्ष्म 1000वां भाग नाभिक कहलाता है, धनात्मक और ठोस होता है, जहां परमाणु के सभी धन भाग प्रोटॉन और भारी भाग न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के समस्त ऋणात्मक भाग इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन आधार पर परमाणु मॉडल था। फिर इसके बाद इस मॉडल की नेहा ने कमियां बताई। क्या कमी बताई नेहा तुमने? 2। पहली कमी ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर कर रहे हैं तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगिका सिद्धांत के अनुसार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, अर्थात गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी और इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं छोटी होती जाएंगी और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये कमी थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के हिसाब से सतत आना चाहिए, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने सब जो है स्पेक्ट्रम एकल प्राप्त किया था। ठीक है, दीज आर 2 कमियां ऑफ रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो लिखा दें। हाँ, 5वें कथा, रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु और क्षयनीयतांक को समझाओ, इनमें परस्पर संबंध बताओ। 5वें कक्षा खंड देखिए जरा, अर्ध आयु, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अर्ध आयु T12 क्या होती है? कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है या जितने समय में
अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बचा रह जाता है, वही समय उस तत्व की अर्धांक कहलाती है। जैसे 100 ग्राम रेडियो एक्टिव तत्व है और 5 दिन बाद आओ आप देखो 50 ग्राम बचा रह जाए, तो माने आधा कितने दिन में विघटित हो गया? 5 दिनों में। तो 5 दिन इसकी क्या हुई बेटा? अर्धांक। ठीक है। तो कोई रेडियो एक्टिव तत्व जितने समय में स्वयं की मात्रा का आधा विघटित हो जाए, वही समय अर्धांक कहलाता है। रदरफोर्ड और सोडी फजाल रसल ने यह पता लगाया कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी जो है प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। इसे ही रदरफोर्ड और सोडी फजाल का रेडियो एक्टिव विघटन संबंधित नियम कहते हैं। क्या है? विघटन की दर। देखो dN/dt विघटन की दर, अगर यहां माइनस लगा देते हैं, कम हो रहा है। यह रेडियो एक्टिव तत्व के प्रारंभिक मात्रा की क्या होता है? आप जानते हो कि dN/dt समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है और नियतांक लेमडी यूज किया जाता है। और अब इसको लिख सकते हैं -dN/n बराबर λ/dt। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन टॉपिक है डी हटाने के लिए। तो 1/n dN बराबर λ1dt। कोई डाउट किसी को? आगे देखिए जरा, यहां 1/n का समाकलन log n आधार e, और यहां λ/t। कोई डाउट बेटा? और प्लस क्या होता है? समाकलन नियतांक। अब जैसा कि जानते हो t बराबर 0 पर n जो है शुरुआती मात्रा प्रारंभिक मात्रा रहेगी, तो इसमें रखेंगे तो -log e n0 λ/0 प्लस c का मान -log e n0। कोई डाउट? रख दे समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखिए, -log e n बराबर λ/t -log e n0। इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे -log e n प्लस log e n0 माइनस कॉमन ले लें, log m/n। तो log n/n0 बराबर, ये माइनस यहां आ गया, ई के ऊपर ये घात हो जाएगी, लघुगणक रूप को घातांक रूप में बना दें। ऐसा जो है समझ रहे हो आप लोग? इस डेरिवेशन को हम एक बार और बताए हुए हैं पिछले वाले अंशाल में। तो ये केमिस्ट्री का है, n/n0 बराबर e की पावर -λt, n बराबर n0 e की पावर -λt। पीछे वाले अंशाल में यहीं तक का डेरिवेशन करना था, लेकिन आज वाले में थोड़ा आगे कह रहा है अर्धांग और क्षयनियतांक में संबंध है। तो यहां पर जो है t बराबर t½ माने जब जो है विघटन अर्धांग समय तक हो, तो ये जो n है ये प्रारंभिक मात्रा का आधा बचेगा। इधर क्लियर? तो यहां जहां n है वहां क्या लिख दें? n0/2, यहां n0 e की पावर -λdt। n0 कट गया, 1/2 की पावर e की पावर -λdt। 1/2 का मतलब 2 की पावर -1 e की पावर -λt। घात माइनस गायब कर दो दोनों तरफ, e की पावर λt बराबर 2। ये घातांक है, इसको जो है लघुगणक रूप में लिखेंगे तो log आधार e पे 2 बराबर λt। और बचपन में बच्चों आप लोगों ने t का मतलब यहाँ t½ है हर जगह, क्योंकि t अब t½ हो गया है। ठीक है?
तो लेमडा इंटू टी हाफ बराबर लाख दो का मान 0.6931। अगर आधार 10 पे लाख 2 का मान निकाला जाता है तो 0.3010 होता है, लेकिन आधार ई पर लाख का मान जो है 0.6931 होता है। इसको आपने मैथ में पढ़ा है। और ये संबंध आ जाता है क्षय नियतांक और अर्धायु काल में। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे इस तरह से। लेमडा बराबर 0.6931 बटा टी हाफ, या टी हाफ बराबर 0.6931 बटा लेमडा। क्षय नियतांक के बारे में एक और बात जान लीजिए कि बताते कि नहीं, पूछे तो बताए। क्षय नियतांक का व्युत्क्रम औसत आयु कहलाती है। क्या बोले आप? क्षय नियतांक का व्युत्क्रम औसत आयु कहलाती है। मतलब बेटा 1 बटा लेमडा बराबर औसत आयु। 1 बटा लेमडा बराबर क्या होता है? औसत आयु। इधर क्लियर? क्षय नियतांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? औसत आयु। क्लियर? संबंध आ गया, ठीक है ना बेटा? और ये जान रहे हो कोरोना खा गया है इस बार, कोरोना से कट गया है ये। हाँ, खंडगा, खंडगा सुनिएगा, खंडगा ध्यान से सुनिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हो? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन करिए। ये तो भी ताजा ताजा कराए हैं, सबको आता होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है जान लीजिए। किसी धातु सतह पर प्रकाश के आपतित होने से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जे थॉमसन इसके खोज करता है कि अगर किसी धातु सतह पर प्रकाश निरंतर आपतित होता रहे तो कुछ देर पश्चात उस धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्राप्त इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और अगर इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च विभव से आकर्षित किया जाए तो परिपथ में प्राप्त धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। और ऐसे समस्त उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन उपकरणों को फोटो सेल या प्रकाश विद्युत सेल कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन करिए, तो आप लोग इसको भी निगमन कर लीजिएगा। फिलहाल हम समझा दे रहे हैं। आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली जाती है। और यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दो रूपों में खर्च करता है। ऊर्जा की कुछ मात्रा से इलेक्ट्रॉन सतह तक आता है और शेष ऊर्जा से जो है इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर उत्सर्जित होता है। माने आइंस्टीन के अनुसार किसी सतह पर जब प्रकाश फोटॉन आपतित होता है एचन्यू, तो यह ऊर्जा के रूपों में होती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब इस ऊर्जा को अवशोषित करता है तो ऊर्जा की कुछ मात्रा से वो सतह तक आता है, माने कार्यफलन के रूप में खर्च करता है। और शेष ऊर्जा से वो गति करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। तो आइंस्टीन अनुसार किसी सतह पर आपतित प्रकाश फोटॉन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होने पर कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। और एचन्यू बराबर कार्यफलन ऊर्जा मतलब इस समय आवृत्ति डेली आवृत्ति होगी, और इसको पक्षांतर कर दो, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई के। यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है। और आप लोग जो है फेयर कॉपी से लिख लोगे। लो, अभी अभी हमने व्यतिकरण पढ़ाया था, आपको बताया था कि इसकी सवाल एग्जाम में जरूर आती है।
नहीं विश्वास है देख लो, 3 नंबर में आ गई, देख लो, खुद ही देख लो। 2 तरंगों की तीव्रताओं में 1:9 का। मेरी बात पर भरोसा नहीं करते तुम लोग, देख लो, इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात। देखो बच्चों कितना सरल सवाल है, कितना सरल। तो देखो जरा, I1 अनुपात I2 कितना दिया है? स्नेहा ओझा, I1 माने A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर 1:3 का स्क्वायर। तो A1 अनुपात A2 कितना आ गया बेटा? 3 आएगा, 2 नहीं। कह रहा है महत्तम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो कितना सरल सवाल है, 3 नंबर का फर्जी मिल जाता है। बताए थे 3 नंबर आएगा। A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। नहीं मानो? 1 और 3 है, 4 A का होल स्क्वायर, 1 में 3 गए, 2 A का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, A स्क्वायर स्क्वायर कट गया। ठीक, तो ये जो है देखो 3 नंबर का सवाल है। बताओ सरल नहीं है? जितनी देर आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखा जाएगा उतनी देर में 3 लग जाएगा, आई में फुल नंबर मिलेगा है। तो एक बताए रहे तरंग गति बहुत इंपॉर्टेंट है, जाला 2 या 3 चैप्टर है, 15-20 नंबर आ जाते। तो अब आप समझ रहे हो कि हम खंडघा पहुंच गए हैं। जनरल डायोड कोर्स से बाहर हो गया है, अब ये ऑलरेडी बुक में भी नहीं है, हम पढ़ाए भी नहीं है। विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हो? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र अब जान रहे हो, टाइम नहीं है।